आचार्य प्रशांत जी की किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ, यानी जिंदगी में नींद में चलना। हाँ, और आज हम इसी के पन्ने पलटेंगे और इस गहरी बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे हमारा पूरा जीवन बचपन के शुरुआती दिनों से लेकर रिटायरमेंट तक एक मशीन की तरह पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ है। बिल्कुल। हम अक्सर जब कोई फिल्म देखते हैं तो हमें पता होता है कि पर्दे पर जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से लिखा जा चुका है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। वही तो, एक स्क्रिप्ट है और अभिनेता बस उसे निभा रहे हैं। हाँ। सब कुछ तय है, रोने का सीन कहाँ आएगा, हंसने का सीन कब होगा, और क्लाइमैक्स में क्या होना है ये भी पहले से डिसाइडेड होता है। सही कहा। हाँ। हम दर्शक दीर्घा में बैठकर उस नाटक का मजा लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो असली नहीं है। वो एक सुरक्षित और अनुमानित दुनिया है। एकदम सही। हाँ। वो महज एक अभिनय है जिसे किसी और ने कागज पर उतारा है और अभिनेता बस उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन तब क्या हो जब हम अपनी खुद की जिंदगी की तरफ देखें और अचानक ये एहसास हो कि हम भी शायद किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट ही जी रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा और डरावना विचार है ना? मतलब क्या हम सच में अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या सिर्फ बिना सोचे समझे एक पहले से तय रास्ते पर किसी सम्मोहन की तरह चलते जा रहे हैं? ये सवाल सच में इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। और इस पूरी चर्चा का मिशन यही है कि हम उस स्क्रिप्टेड जीवन की सच्चाई को साफ साफ देख सकें। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम इस मशीनीपन को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं, असल में तभी जाकर जीवन में किसी सच्ची जागरूकता की शुरुआत होती है। उससे पहले तो हम बस एक भ्रम में जी रहे होते हैं और ये भ्रम बहुत ही मजबूत होता है। किताब की शुरुआत में ही इस भ्रम पर सबसे तगड़ी चोट की गई है। हाँ, वहाँ सबसे पहले ये विचार रखा गया है कि इंसान पूरी तरह से एक मशीन की तरह जीता है, एक ऐसी मशीन जो पूरी तरह से प्रोग्राम्ड है और जिसके व्यवहार का बहुत ही आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात कि वो पूरी तरह से अचेतन यानी अनकॉन्शियस है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है हमारी ये गलतफहमी कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास अपनी मर्जी या फ्री विल होने का जो ये भ्रम है ना, वो इतना गहरा है कि हम अपनी बेड़ियों को ही अपने आभूषण समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, जबकि असल में हमारी सारी प्रेरणाएं, हमारे सारे मोटिवेशंस उधार लिए गए होते हैं। हाँ, समाज से, परिवार से या संस्कृति से। अगर मैं इसे आज की दुनिया की एक उपमा दूं तो ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम के एनपीसी यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर की तरह है। ओह, एनपीसी वाली उपमा, ये बहुत ही सटीक बैठेगी यहाँ। है ना? मतलब जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें सड़क पर चलते हुए जो आम किरदार होते हैं जी, उन्हें लगता है कि वे अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं। हाँ, वे सड़क से उस सड़क पर जा रहे हैं, किसी दुकान पर रुक रहे हैं। पर असल में वे सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहे एक कोड को फॉलो कर रहे होते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वे बस वही कर रहे हैं जो प्रोग्रामर ने लिख दिया है। ये उपमा इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाती है क्योंकि अगर हम इसे इंसानी मनोविज्ञान से जोड़ें तो एक एनपीसी कभी अपनी प्रोग्रामिंग पर कोड ही उसकी पूरी दुनिया है। बिल्कुल। और इंसान की स्थिति भी कुछ वैसी है। वो उधार ली गई प्रेरणाएं हमें इतनी असली लगती हैं कि हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि क्या ये सच में मेरी अपनी इच्छा है। और जब तक ये भ्रम रहता है कि मैं आजाद हूं, तब तक उस छिपे हुए कोड से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ सकता। एकदम सही। इस मशीनी जीवन को स्वीकार करना ही इस नींद से जागने की पहली सीढ़ी है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, ये कोड या ये स्क्रिप्ट अचानक से कहीं से रातों रात हमारे दिमाग में डाउनलोड तो नहीं हो जाती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वही तो, एक नवजात बच्चा तो इस बात की परवाह नहीं करता कि पड़ोसी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग असल में इंस्टॉल कहाँ से होती है? किताब इस सिलसिले में हमें स्कूली जीवन के दिनों में वापस ले जाती है। यहीं से ये सारा कोड फीड होना शुरू होता है। इसमें छठी कक्षा का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। ओह, वो छठी कक्षा वाला हिस्सा जी, जहां उस नाजुक उम्र में एक बच्चे से कहा जाता है कि कड़ी मेहनत करो, रात रात भर जाग कर पढ़ो और अच्छे अंक लाओ। हाँ, पर उसके पीछे का असली कारण क्या होता है? किताब बहुत ही बेबाकी से बताती है कि ये सब इसलिए होता है ताकि माता पिता
पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने डींगे हाँक सकें। सच में ये बहुत अजीब है। बच्चे का अपना विकास तो मुख्य उद्देश्य होता ही नहीं है। और अगर बच्चा अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण पढ़ाई नहीं करता है तो उसे लालच दिया जाता है। हाँ, वो खिलौने वाला लालच। उससे कहा जाता है अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें वो नया खिलौना दिलाएंगे या नई साइकिल दिलाएंगे। ये पूरी तरह से एक बाहरी दबाव और बाहरी इनाम का सिस्टम है। लेकिन मुझे यहाँ ये समझना है कि ये चीज़ मनोवैज्ञानिक स्तर पर बच्चे के साथ क्या करती है। जब हम बच्चे को खिलौने का लालच देते हैं तो हम असल में उसके दिमाग के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, जब बच्चे को बार बार किसी बाहरी इनाम का लालच दिया जाता है ना, तो उसके दिमाग का जो अपना प्राकृतिक आंतरिक इनाम सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। यानी जो एक कुछ नया जानने की, कुछ सीखने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। बिल्कुल, हर इंसान के अंदर वो जिज्ञासा होती है, लेकिन जब पढ़ाई को सिर्फ खिलौने पाने का एक जरिया बना दिया जाता है तो वो स्वाभाविक जिज्ञासा सिकुड़ने लगती है। बच्चा ये भूल ही जाता है कि बिना किसी इनाम के सिर्फ जानने की खुशी के लिए भी कोई काम किया जा सकता है। हाँ, उसकी अपनी कोई प्रेरणा विकसित ही नहीं हो पाती। ये तो सच में बहुत भयानक है। यानी हम बचपन में ही उसकी आंतरिक प्रेरणा की हत्या कर देते हैं। हाँ, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये स्क्रिप्ट और भी क्रूर होती जाती है। हाँ, 10वीं कक्षा में आते ही तो पूरी कहानी बदल जाती है। खिलौनों की जगह अब डर ले लेता है। बिल्कुल, अब बच्चे को खिलौने नहीं दिखाए जाते बल्कि उसे भविष्य के डरावने चित्र दिखाए जाते हैं कि अगर 10वीं में अच्छे अंक नहीं आए तो आगे अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, जॉब इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा। और इस डर के कारण बच्चा अपनी कमर तोड़ मेहनत करता है। वो विषय को समझने के बजाय किताबों को तोते की तरह रटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर वो नंबर चाहिए जो उसे इस डर से बचा सके। और इसके बाद आती है 12वीं कक्षा। इस साल को तो जीवन मरण का प्रश्न ही बना दिया जाता है। अरे हाँ, वो एंट्रेंस एग्जाम, कोचिंग क्लासेस, रातों की उनके दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बिठा दी जाती है कि तुम्हारा पूरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ इस एक परीक्षा पर निर्भर करता है। इस अंतहीन दबाव के कारण बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक जाता है। उसमें जीवन की कोई चमक नहीं बचती, वो बस एक डरी हुई मशीन बन जाता है। इस पूरे स्कूली जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इसमें एक भी पल ऐसा है जहां बच्चा आजाद हो? एक पल भी नहीं। वो हमेशा किसी न किसी बाहरी दबाव, चाहे वो माता पिता की उम्मीदें हों या भविष्य का डर, उसी के कारण भाग रहा है। वो उस गाजर के पीछे भागना सीख गया है जो हमेशा उसके सामने एक छड़ी से बांधकर लटकाई गई है। सही बात है। तो यहां मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहूंगा। अगर किसी इमारत की नींव ही इस तरह से रखी हुई हो, जहां ईंटें बाहरी दबाव की हों और सीमेंट दूसरों को खुश करने का। हाँ बिल्कुल, और पूरी रूपरेखा भविष्य के डर और खिलौनों के लालच पर टिकी हो, तो क्या वो इमारत कभी सच में अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सकती है? यही वो गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसे आचार्य प्रशांत सामने लाते हैं। वो इमारत कभी अपने पैरों पर खड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें कोई असली स्थिरता आ ही नहीं सकती है ना। एकदम सही। वो हमेशा दूसरों के बनाए गए सपोर्ट सिस्टम यानी समाज के मापदंडों पर ही टिकी रहती है। अगर समाज कल को ये कहना बंद कर दे कि ये काम अच्छा है, तो वो इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। क्योंकि इंसान के पास अपना कोई आंतरिक आधार नहीं है। वो छठी कक्षा वाला बाहरी पुरस्कारों का चक्र हमें हमेशा के लिए मोहताज बना देता है। और विडंबना देखिए कि इंसान को लगता है कि एक बार जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो ये अंधी दौड़ रुक जाएगी। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। उसे लगता है कि तब वो आजाद हो जाएगा और अपनी जिंदगी जिएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, वयस्क जीवन में प्रवेश करने के बाद भी ये स्क्रिप्ट रुकती नहीं है। ये बस अपना रूप बदल लेती है, नए कपड़े पहन लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्कूली जीवन में जो जगह मार्क्स और परसेंटेज की थी, वयस्क जीवन में वही जगह अब सैलरी की रसीद ले लेती है। और अगर गहराई से सोचें तो सैलरी भी तो महज एक नंबर ही है। इंसान पहले 80% के पीछे भाग रहा था, अब वो 1 लाख महीने के पीछे भाग रहा है। फिर लिंक्डइन पर कनेक्शंस की गिनती शुरू होती है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। फिर कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने की, प्रमोशन और नए डेजिग्नेशन की दौड़ शुरू हो जाती है। और ये दौड़ सिर्फ नौकरी पेशा लोगों तक सीमित नहीं है। हाँ, अगर कोई सोचता है कि वो नौकरी छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप बनाएगा, तो क्या वो आजाद हो जाता है?
वहां भी इंसान बस और भी बड़े नंबरों का पीछा कर रहा होता है। बिल्कुल। महीने का रेवेन्यू कितना है, फंडिंग कितने मिलियन डॉलर की मिली, वैल्यूएशन कितनी हो गई। और इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा पूरी तरह से तैयार होता है कि अब उम्र हो गई है तो शादी करनी है, शादी हो गई है तो घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, फिर परिवार शुरू करना है। और बच्चों को उसी छठी क्लास की दौड़ में वापस डालना है जहां से हम खुद निकले थे। वही तो। और अंत में अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। ये सब कुछ पहले से तय रास्तों पर एक मालगाड़ी की तरह चलता है, जिसमें कोई अपनी दिशा नहीं होती। अगर मैं यहाँ एक और उपमा दूं जी। तो ये पूरा वयस्क जीवन बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा लगता है। ओ, ट्रेडमिल। ये उपमा तो इस स्थिति के खोखलेपन को एकदम सही से पकड़ती है। मतलब जब कोई इंसान ट्रेडमिल पर होता है तो वो पूरी ताकत से भाग रहा होता है, पसीना बहा रहा होता है, और वो सामने लगे डिस्प्ले पर नंबर बढ़ते हुए देखता है। हाँ, जैसे इतनी कैलोरीज बर्न हो गई या इतने किलोमीटर्स की दूरी तय हो गई। असल जिंदगी में ये नंबर हमारी बढ़ती हुई सैलरी, हमारे लिंक्डइन कनेक्शंस या हमारा बैंक बैलेंस हो सकते हैं। और इंसान को उस डिस्प्ले को देख के भारी भ्रम होता है कि वो बहुत आगे जा रहा है। लेकिन असलियत ये होती है कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। वो बस एक ही जगह पर भाग रहा है और बुरी तरह थक रहा है। बिल्कुल। किताब में इस पर एक बहुत ही तीखा और विचार करने लायक सवाल पूछा गया है कि जरा सोचिए, उस छठी क्लास के बच्चे और इस 35 या 40 साल के अनुभवी प्रोफेशनल के बीच असल में क्या फर्क है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपनी जगह पर रोक दे। देखा जाए तो दोनों के बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं है। हाँ, बच्चा एक प्लास्टिक के खिलौने के लिए भाग रहा था और वो प्रोफेशनल साल के अंत में मिलने वाले बोनस के लिए। दोनों की डोर किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और देशी उदाहरण दिया गया है, बासी गूंथे। अच्छा, बासी आटे का। हाँ, जब जिंदगी बस एक पुरानी कहानी की तरह खिंच रही हो तो उसमें कोई ताजगी नहीं होती। बासी आटे को आप कितना भी खींच लें, उससे कोई भी आकार दे दें, लेकिन उसमें कोई असली विकास नहीं है। उसमें कोई नयापन नहीं है। हम बस गोल गोल घूम रहे हैं। हमारी जिंदगी में कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। हम बस एक ही पुरानी स्क्रिप्ट को अलग अलग उम्र के मंचों पर निभा रहे हैं। अलग अलग मंच और अलग अलग मुखौटे। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान अलग अलग भूमिकाएं निभाता है और उन भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेता है। हाँ, इंसान पहले एक मासूम बच्चा होता है, फिर वो एक विद्रोही टीनेजर बनता है, फिर एक युवा पुरुष या महिला की भूमिका आती है, उसके बाद वो एक समझदार प्रोफेशनल बनता है, फिर समाज उसे पति या पत्नी का मुखौटा पहना देता है और अंत में वो माता या पिता की गंभीर भूमिका में आ जाता है। और जो सबसे बड़ी भूल यहाँ होती है वो ये कि हम इन अलग अलग लेबल्स को, इन अलग अलग कॉस्ट्यूम्स या मुखौटों को ही अपनी आत्मा समझ लेते हैं। हमें लगता है कि यही मैं हूं, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो इन सारे अलग अलग दिखने वाले चरणों के नीचे वही एक पुरानी बिना सोचे समझे चलने वाली स्क्रिप्ट काम कर रही है। रुकिए, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस बात पर थोड़ा और विचार करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। क्या परिवार बसाना, घर लेना, बच्चे पैदा करना या उम्र के साथ समाज में जिम्मेदारियां निभाना, ये सब तो मानव जीवन का, जीव विज्ञान का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है ना? दुनिया में हर कोई ये करता है। हाँ, सामान्य तौर पर तो ऐसा ही लगता है। तो क्या सिर्फ इन सामान्य मानवीय अनुभवों से गुजरने को इतनी कठोरता से नींद में चलना या सम्मोहन में जीना कहा जाना चाहिए? क्या सामान्य जीवन जीना ही गलत है? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है और इसे समझना ही इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। देखिए, ये दर्शन ये नहीं कह रहा है कि परिवार शुरू करना या नौकरी करना अपने आप में कोई अपराध है या गलत है। तो फिर असली समस्या क्या है? समस्या इन बाहरी कामों या एक्शंस में बिल्कुल नहीं है। एक जागा हुआ इंसान भी घर बना सकता है और नौकरी कर सकता है। समस्या इस बात में है कि हम बिना ये जाने काम कर रहे हैं कि हम उसे क्यों कर रहे हैं। यानी समस्या चेतना की कमी में है। बिल्कुल। हम लगातार अभिनय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस एक्शन के पीछे की हमारी अपनी असली वजह क्या है। हमारा शरीर जिंदा है, हमारी सांसें चल रही हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर हम सोए हुए हैं। एकदम सही। यानी अगर इसे ऐसे समझे, समस्या ये नहीं है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल,
समस्या ये है कि हम ड्राइवर की सीट पर बैठे तो हैं, लेकिन हमारी आंखें पूरी तरह से बंद हैं। और गाड़ी सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि वहां ढलान है। मतलब हम बस समाज की उम्मीदों के बहाव में बह रहे हैं। बिल्कुल। सामान्य मानवीय अनुभवों से गुजरना एक बात है, लेकिन उन अनुभवों से सिर्फ इसलिए गुजरना क्योंकि समाज ने दिमाग में ये भर दिया है कि यही सफलता की निशानी है, यही वो नींद है जिसके बारे में आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं। जब लोग किसी रास्ते पर सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि भीड़ उसी रास्ते पर चल रही है, बिना एक बार भी ये सवाल किए कि क्या ये रास्ता उनके अपने आंतरिक सत्य से मेल खाता है, तो वे नींद में चल रहे हैं। हम एक ऐसी स्क्रिप्ट के गुलाम हैं जिसके लेखक हम कभी थे ही नहीं। ये बात वाकई बहुत गहरी है। इसका मतलब यह है कि जीवन भर जो कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, चाहे वो एक बहुत ही सफल सीईओ का कॉस्ट्यूम हो या एक बेहद आदर्श माता पिता का, वो कॉस्ट्यूम हमारा अपना चुनाव नहीं होता। हाँ, वो समाज के दर्जी द्वारा सिला जाता है, हमें पहना दिया जाता है, और समय के साथ हम ये पूरी तरह भूल जाते हैं कि हमारे असली चेहरे और उस मुखौटे के बीच एक फासला है। हमें लगता है कि मुखौटा ही हमारा चेहरा है। और यही वजह है कि इस विषय पर बात करना इतना जरूरी हो जाता है। ये हमें एक आईना दिखाता है कि हम वास्तव में कितने अचेतन हैं। ये हमें डराता है, लेकिन ये डर जरूरी है। हाँ, इस मशीनीपन को स्वीकार करना, ये मानना कि मेरी प्रेरणाएं मेरी नहीं हैं, यही वो पहला झटका है जो इंसान को उसकी नींद से जगा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन विचलित करने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। छठी कक्षा में दिए गए उस पहले प्लास्टिक के खिलौने के लालच से लेकर भविष्य के डर, सैलरी की दौड़ और अंत में रिटायरमेंट की प्लानिंग तक, हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी की तरह है जो दूसरों ने हमारे लिए लिखी है, और हम बस बिना कोई सवाल किए, बिना कोई संदेह किए उसे जीते चले जा रहे हैं, उस ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। हाँ, और पसीना बहा रहे हैं और ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि हम किसी महान मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी पूरी स्थिति के बीच में वो बहुत ही भारी और गहरा सवाल उठता है जो इस पूरे अध्याय का सार है कि क्या हम सच में जानते हैं कि हम असल में कौन हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे लक्ष्य, हमारे सारे डर और हमारे सारे काम उधार लिए गए हैं, तो फिर इस पूरे ढांचे के अंदर हमारा अपना क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो व्यक्ति की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख सकता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल के अंत में एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो शायद एक लंबे समय तक खामोशी में सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, और ये विचार सच में बहुत गहरा है। अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें, अगर आज किसी जादू से किसी इंसान के दिमाग और उसके जीवन से वो हर एक इच्छा, हर एक लक्ष्य, हर एक डर और हर एक प्रेरणा पूरी तरह से मिटा दी जाए जो समाज ने, सिस्टम ने या आसपास के माहौल ने उसके अंदर डाली हैं, तो पीछे क्या बचेगा? उफ, ये वाकई एक बहुत बड़ा शून्य पैदा। क्या उस गहरे खालीपन में कोई असली इंसान मौजूद होगा जिसका अपना कोई वजूद हो, या फिर इंसान को अपनी पहचान, अपना पूरा वजूद बिल्कुल शून्य से खोजना पड़ेगा? क्या बिना इस बाहरी प्रोग्रामिंग के इंसान उस वीडियो गेम के एनपीसी की तरह स्क्रीन पर बस खड़ा रह जाएगा, जिसके पास फॉलो करने के लिए कोई कोड ही नहीं बचा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। इसे हर इंसान को अपने भीतर की उस खामोशी में खुद ही खोजना होगा।